सबको नमस्कार। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले पीजीटी और टीजीटी के फाइनल रिजल्ट में सभी सिलेक्टेड एस्पिरेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंटली ऐसे एस्पिरेंट जो इन दोनों परीक्षाओं में अंतिम सूची तक नहीं आ पाए, उनको घबराने की, उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने आपके पास थोक में वैकेंसीज आने वाली हैं। किसमें? थोक में। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा लिखा गया हो सकता है कि इस बार अगर आपका हो जाता तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। आप अगर पश्चिम यूपी से हैं तो आपको पूर्वी यूपी में भेज दिया जाता, कॉलेज अच्छा नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। आने वाली वैकेंसीज में बहुत 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 सारी ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसकी टैगलाइन है निरंतरता से सफलता। देखिए, यहां पर भी निरंतरता से सफलता मैंने टैगलाइन रखी है। निरंतरता का मतलब क्या होता है कि केवल सक्सेस नहीं होते। निरंतरता का मतलब होता है फेलियर को भी झेलने की जो क्षमता होती है, जो फेलियर को सहने की और उसके बाद उस फेलियर से सक्सेस निकालने की जो क्षमता होती है, वही निरंतरता होती है। ताकि अपने इस जर्नी में हमको फेलियर्स झेलने पड़ेंगे, उनको हम कितने अच्छे तरीके से डील करते हैं, तभी जाकर हमको सफलता मिलेगी। वही रास्ता बनता है सफलता का। इसका मतलब क्या है भाई? 15 से 20, ये मेरी गारंटी है कि ये पूरे 60 दिन का प्रोग्राम आप कर लोगे। आप जब जीडीसी और जीआईसी का मेंस देने इस साल बैठोगे, नहीं तो किसी और अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने बैठोगे, चाहे बिहार दो, चाहे हिमाचल दो, चाहे हरियाणा दो, आपको 20 में से 15 क्वेश्चन आपके इस अपने सृजन प्रोग्राम से मिलेगा। ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा, पीडीएफ की बात। बहुत सारे लोग मुझे पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो पीडीएफ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस पूरे 60 दिनों की जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। उनका कमेंट मेरे वीडियो पे रहेगा। मैं इसको व्यू और कमेंट के लिए नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, पीडीएफ अगर मैं देने लगूं तो आप में से कुछ लोग आएंगे और पीडीएफ लेके चले जाएंगे, जिससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आप अगर इस प्रोग्राम के साथ जुड़े होंगे तो आपको आंसर राइटिंग की टेक्निक्स, आपको करंट अफेयर को कैसे समाहित करना है अपने उत्तर में, आपको डायग्राम कैसे बनाने हैं, आपको कैसे पार्ट्स में क्वेश्चन को तोड़ना है, आपको कंक्लूड कैसे करना है, ये सारी टिडबिट्स आपको लगातार 60 दिनों तक जब आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड होंगी ना, तो जाकर आप 61वें दिन और फाइनल एग्जाम वाले दिन उसको उतार के आओगे कॉपी में। तो फिर भी पीडीएफ मैं लास्ट में उन्हीं को दूंगा जो ये 60 दिनों की जर्नी मेरे साथ कंप्लीट करेंगे, जिनका कमेंट डेली मेरे वीडियो पर होगा। नॉट बिकॉज ऑफ व्यू कि आप मुझे व्यू दो, एक मुझे नहीं चाहिए व्यू। मैं कोई पेड कोर्स नहीं लेकर आ रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये पूरी जो मेरी जर्नी है, मेरे साथ आप लोग भी चलें उसमें और लाभान्वित हों। तो उन्हीं को मिलेगा जो मेरे सारी वीडियोस पर कमेंट किए रहेंगे डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि दिन में सारा कर दें। ये प्रोग्राम बेसिकली 4 कैटेगरी के लोगों के लिए है। बिगिनर जो भी शुरू कर रहे हैं, प्रो जिन्होंने यूजीसी नेट, जेआरएफ और प्री एग्जाम्स निकालने में महारत हासिल की है लेकिन मेंस में उनके हाथ तंग है। प्रो मैक्स का मतलब होता है जो हर चीज में महारथी हैं, प्री मेंस आंसर राइटिंग, वो रिवीजन कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी आने वाले अपकमिंग एग्जाम जैसे जीडीसी, जीआईसी, एलटी मेंस, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं जहां सब्जेक्टिव हैं। सृजन प्रोग्राम है हमारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे प्रोग्राम आपको अगर मिलते भी हैं तो उसकी अच्छी खासी फीस आपको देनी पड़ेगी, लेकिन इतने डिटेल में चीज़ों को नहीं बताया जाएगा। ये आपका अपना प्रोग्राम है, इससे जुड़िए, लाभान्वित होइए। और आने वाले समय में केवल कुछ नहीं, सेलेक्ट होने के बाद एक थैंक यू लिख दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। दैट्स ऑल आई वांटेड फ्रॉम यू। अब चलते हैं 5वें दिन के उत्तर पर। जैसा कि आज हमारा 60 में से 5वां दिन है, हमारा प्रश्न ये था कि आइसोस्टेसी की अवधारणा की चर्चा कीजिए तथा एरी और प्राट के सिद्धांतों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो देखने से लगता है भाई इसमें तो दो हमारे पार्ट है क्वेश्चन में। हमारा तरीका क्या है, पहले हम पार्ट देखते हैं। तो आइसोस्टेसी की अवधारणा की चर्चा कीजिए। क्या है आइसोस्टेसी, ये इनको बताना है हमें। दूसरा, एरी और प्राट के सिद्धांतों की तुलना कीजिए। अब हमें इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, ये दो थ्योरीज थी, इन दोनों थ्योरीज की तुलना करनी है। तो देखने से हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला काम हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा काम मैं आपको बताऊं कि आइसोस्टेसी होता क्या है। देखिए, आइसोस्टेसी का मतलब होता है, हिंदी में शाब्दिक अर्थ आइसोस्टेसी का मतलब होता है सदा एक सी दशा में, सदा एक सी दशा में रहना। ये हिंदी में आइसोस्टेसी का मतलब होता है। एक सी दशा में क्या रहता है? एक सी दशा में पृथ्वी का बैलेंस रहता है, अर्थ का
बैलेंस रहता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं होंगी, ठीक है, बहुत सारी अनगिनत असफलताएं भी होंगी, फिर कुछ सफलताएं आएंगी, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपकी नौकरी में आपका डिमोशन हो जाएगा, फिर एक दिन प्रमोशन होगा, फिर बहुत सारे प्रेशर होंगे। तो ये जो ऊबड़ खाबड़ जीवन रेखा है, ये जो अप एंड डाउन है लाइफ की, इसको आप किस तरीके से बैलेंस करते हो अपने लाइफ में, वो आपका आइसोस्टेसी है। उसी प्रकार से जो अर्थ है उसमें कितनी असमानताएं आप देखो। आपके अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है, मैग्मा है, लावा है, वोल्केनिक इरप्शन है, प्लेट टेक्टोनिक है। उसके बाद बाहर से आपके ग्लेशियर हैं, आपके रिवर हैं, आपके विंड है, आपका कोस्टल जो डिस्टरबेंस है वो है। उसके अलावा सतह पर कितने अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म है, माउंटेन है, नदियां हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, बड़े बड़े माउंटेन हैं, फिर खाइयां हैं। तो ये इन सारी चीजों को बैलेंस करना कि पृथ्वी इतनी वृहद असमानताओं को किस तरीके से बैलेंस कर रही है अंदर से और बाहर से, इसी का अध्ययन हम आइसोस्टेसी में करते हैं। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि आइसोस्टेसी जो टर्म है वो भूगोल में सबसे पहली बार किसने दिया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। अब हम चलते हैं, पहले मैं रफ रफ आपको बता दूं कि इसको लेकर दो थ्योरीज थे। दो महान विद्वान थे जो भूगोलवेत्ता थे, एरी और प्राट। इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी, हालांकि मान्यता किसी को नहीं है। एरी ने अपनी थ्योरी दी और प्राट ने अपनी थ्योरी दी। एरी ने क्या बोला? एरी ने बोला कि आइसोस्टेसी क्या होता है। आइसोस्टेसी यानी जो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस क्यों करती है, तो उन्होंने दो मेन थ्योरी दी थी एरी ने। एक तो रूट थ्योरी, दूसरी फ्लोटेशन थ्योरी। फ्लोटेशन थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, यानी जो हमारा प्लेट है, प्लेट क्या है, प्लेट पे ही तो सारी चीजें टिकी है, लिथोस्फीयर पे। अब फ्लोटेशन थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो एस्थोनोस्फीयर पर तैर रहा है। यही चीज हमारी प्लेट टेक्टोनिक ने भी बताई हमको, यही चीज एरी ने भी मानी कि भाई जो हमारा लिथोस्फीयर है वो एस्थोनोस्फीयर पे तैर रहा है, फिर भी उसने खुद को बैलेंस किया है। तो ये फ्लोटेशन थ्योरी होगी। दूसरा, एरी ने रूट थ्योरी दी। एरी का मानना था कि जो पृथ्वी के बैलेंस का मुख्य कारण है, पृथ्वी अपना बैलेंस क्यों रख पाती है, इसका मुख्य कारण है ऊपर जितने भी लैंड मास हैं, बड़े छोटे चपटे गोले, उन सब का अपना अपना रूट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनका रूट है इस वजह से बैलेंस, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना ऊंचा और जितना वृहद लैंडफॉर्म, उतना ही नीचे उसका रूट। ठीक, जितना ऊंचा और लैंडफॉर्म उतना नीचे उसका रूट, जितना छोटा लैंडफॉर्म उतना छोटा उसका रूट। ठीक है, तो जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ है, उनके रूट बहुत नीचे हैं, जितने और ऊंचे पहाड़ हैं उनके रूट और नीचे हैं, पठार के रूट और थोड़ा पास में है, एकदम पास में है। ठीक है, नदियों के रूट और हैं, खाइयां जो है उनका रूट बिल्कुल पास में है। तो ये जो रूट सिस्टम है, इसी ने पृथ्वी को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो केवल रूट सिस्टम नहीं, जो अलग अलग गहराई है रूट सिस्टम की, उसने पृथ्वी को बैलेंस करके रखा है। इसको एरी ने बोला है यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग थिकनेस। ये क्वेश्चन कई बार नेट में आया है और ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आ सकता है कि इसके बारे में बताइए। तो एरी ने बोला कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, देखो डेंसिटी से एरी ने छेड़छाड़ नहीं किया, उन्होंने बोला है कि कोई भी लैंडफॉर्म हो, बड़ा छोटा, उसकी डेंसिटी समान होती है, बिल्कुल एक समान रहेगी ऊपर से नीचे तक। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, बैलेंस का मुख्य कारण है उसके रूट की लंबाई। अब हम प्राट पे आते हैं। 1859 में इन्होंने एरी की थ्योरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि रूट तो है ही, ठीक है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है बैलेंस का। ठीक, आपने डेंसिटी को कहां छोड़ दिया, बिना डेंसिटी को मैनेज किए आप बैलेंस कैसे कर सकते हो? तो प्राट ने बोला कि रूट थ्योरी जो है वो बैलेंस का कारण नहीं है, रूट की अलग अलग लंबाई बैलेंस का कारण नहीं, बैलेंस का कारण है डेंसिटी का अलग अलग होना। ठीक है, जो पृथ्वी के आइसोस्टेसी या बैलेंस का मेन कारण है डेंसिटी का बैलेंस करना, डेंसिटी में बैलेंस होना। कैसे? प्राट ने बोला जितनी ऊंची लैंडफॉर्म होगी उतनी कम उसकी डेंसिटी होगी। ठीक,
और थोड़ी कम ऊंची डेंसिटी ज्यादा, और थोड़ी कम ऊंची डेंसिटी ज्यादा, ये नदी इसकी डेंसिटी और ज्यादा, ये समंदर इसकी डेंसिटी और ज्यादा, ये ट्रेंचेस इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो प्राट ने ये बोला कि जो बैलेंस है, पृथ्वी का आइसोस्टैटिक बैलेंस है, वो रूट से नहीं, वो डेंसिटी से आता है। वो भी डेंसिटी कैसी? अगर ऊंची लैंडफॉर्म है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, उससे एकदम सतह वाली लैंडफॉर्म है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसको प्राट ने बोला यूनिफॉर्म थिकनेस विथ वराइंग डेंसिटी। ठीक है, मतलब डेंसिटी वेराई कर रही है। इनके अनुसार रूट तो है, लेकिन रूट जो है वो एकदम एक सीधी रेखा में एकदम बराबर है सबके रूट, और इस रेखा को कहते हैं, प्राट ने बोला है, लेवल ऑफ कंपनसेशन। प्राट ने इसको बोला है लेवल ऑफ कंपनसेशन। अब देखो, प्राट का जो डेंसिटी को इंपॉर्टेंस देना है वो आज हम भी, मतलब आज भी हम देख सकते हैं प्राट ने डेंसिटी को इंपॉर्टेंस क्यों दिया। अब आप देखिए कि आज जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, बुर्ज खलीफा देख लो, कुछ भी देख लो, आप अगर उसको बनाओगे तो आपका पहला ये रहेगा, या तो डेंसिटी सामान्य तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरी बिल्डिंग में, या तो आप डेंसिटी को नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रखते हो। आप डेंसिटी ऊपर नहीं देते। जिस दिन आप डेंसिटी महल या किसी ऊंची इमारत पर ऊपर दे दिए तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी को ये बैलेंस नहीं कर पाएगी और ये इमारत गिर जाएगी। सेम चीज माउंटेन्स के साथ भी होती है। अगर ऊंची इमारत है तो उसकी डेंसिटी कम होती है। आप देख लो ना, पृथ्वी का ही एग्जांपल लो, मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है? मैक्सिमम डेंसिटी उसके बाहरी क्रस्ट में नहीं है, उसके बाहर नहीं है, अंदर है। ठीक है, उसी तरीके से जो बिल्डिंग्स बनते हैं, देखोगे आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे, चाहे फिल टावर देख लो, बुर्ज खलीफा देख लो, ठीक है, ये होता है। और भी देखोगे आप, बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, ये जैसे मान लो कोई गगनचुंबी इमारत, उसके ऊपर ऐसे होता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर, ताकि ऊपर जो है वो डेंसिटी कम रहे। और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्राट में। ठीक है, अब हम उत्तर पे चलते हैं। आप शॉर्ट में ये समझिए कि एरी ने पृथ्वी के आइसोस्टेसी का मेन रीजन माना था रूट थ्योरी को, कि प्रत्येक लैंडफॉर्म के अपने रूट होते हैं और उनकी जो मोटाई होती है, उनकी जो गहराई होती है वो अलग अलग होती है। जितना बड़ा लैंडफॉर्म उतनी गहरी उसकी रूट, और यही उसको बैलेंस करता है। प्राट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने डेंसिटी को छोड़ दिया, लेकिन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ऊंचा लैंडफॉर्म उतनी कम उसकी डेंसिटी, इसीलिए वो बैलेंस है। एक ने रूट को इंपॉर्टेंस दिया और प्राट दूसरे ने डेंसिटी को इंपॉर्टेंस दिया। अब हम उत्तर पे चलते हैं। आइसोस्टेसी वह स्थिति जिसमें पृथ्वी का स्थलमंडल घनत्व में अधिक एस्थोनोस्फीयर पर तैरती हुई गुरुत्वीय संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, गुरुत्वीय संतुलन बनाए रखती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्थल उपरिपटी के ऊर्ध्वाधर समायोजन, वर्टिकल एडजस्टमेंट, जो मैंने बताया आपको कि जो प्लेट है, जो लिथोस्फीयर है, वो एडजस्ट अपने आप को करती रहती है, बैलेंस बनाती रहती है, द्वारा संतुलन बनाए रखता है। यह सिद्धांत पर्वत मूल माउंटेन रूट एरी का, ग्रेविटी एनोमोली प्राट का, जिसकी वजह से उन्होंने डेंसिटी को इंपॉर्टेंस दिया, अपलिफ्ट ऑफ और सब्सिडेंस को भी बताती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया 20% हिस्से में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 60% हिस्से को बॉडी के साथ देने, जिसमें हमारा डायग्राम भी होगा। अब एरी की समस्थिति सिद्धांत 1855। एरी ने माना कि पृथ्वी की परपटी का घनत्व सर्वत्र समान है। एरी ने घनत्व को हर जगह समान माना था, घनत्व में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, और आगे जाके यही कारण बना इनकी थ्योरी रिजेक्ट होने की। लेकिन उसकी मोटाई स्थान स्थान पर भिन्न होती है। यहाँ पर मोटाई का मतलब है उसकी गहराई। ठीक है, प्रत्येक लैंडफॉर्म की मोटाई या गहराई अलग है। उनके अनुसार ऊंचे पर्वतों के नीचे परपटी की जड़ें अधिक गहरी होती हैं। पर्वत जितना ऊंचा होगा उसकी जड़ें उतनी अधिक गहरी होंगी, जबकि मैदानों के नीचे जड़ें उथली होती हैं। मैदान सतह के पास उसकी जड़ उतनी गहरी नहीं होगी, उथली होगी। ठीक है, ठीक कैसे? जैसे कि आइसबर्ग तैरता है जल में, उसी तरीके से उनका फ्लोटिंग थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था। जितनी अधिक किसी पर्वत की ऊंचाई होगी उसकी जड़ मेंटल में उतना ही अंदर आप पाया जाएगा। ठीक है, और एरी के मॉडल से ही एंडीज, हिमालय, रॉकीज और जितने भी यंग फोल्डेड माउंटेन है, उनके एक्सप्लेनेशन, उनके डेवलपमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं प्राट 1859 में। प्राट ने माना क्षतिपूर्ति की गहराई समान होती है। ठीक, क्षतिपूर्ति का मतलब होता है लेवल ऑफ कंपनसेशन। जहां तक रूट्स पाए जाते हैं, जहां तक डेंसिटी में परिवर्तन होता है, उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था प्राट ने। इसकी जो गहराई समान होती है, लेकिन परपटी का घनत्व स्थान स्थान पर भिन्न होता है, घनत्व। ठीक है,
इनका मूल जो था वो घनत्व था। इन्होंने घनत्व को भिन्न कर दिया था, जितना ऊंचा लैंडफॉर्म उतना कम घनत्व, इसी वजह से बैलेंस होता है। उनके अनुसार उच्च भूभाग हाईलैंड निम्न घनत्व वाली चट्टानों से बने होते हैं, जबकि निम्न भूभाग और महासागरीय बेसिन अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बने होते हैं। जो हम देखते हैं आजकल, जैसे मैंने ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे ओशियंस होते हैं वो बने होते हैं बेसाल्टिक रॉक से, जो घनत्व में ज्यादा होते हैं, और जो हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं वो बने होते हैं ग्रेनाइट रॉक से, जो घनत्व में थोड़ा कम होते हैं। अतः ऊंचाई में अंतर का कारण पर्पटी की मोटाई में नहीं बल्कि घनत्व में परिवर्तन होता है। प्राट के अनुसार जो ऊंचाई में अंतर और जो बैलेंस और जो आइसोस्टेसी की बात कर रहे हैं वो रूट की वजह से नहीं है, वो घनत्व में अंतर और घनत्व का रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है वो तुलना की है एरी और प्राट की। पहले आधार हमारा है, आधार लिखेंगे, एरी का सिद्धांत लिखेंगे, प्राट का सिद्धांत। आधार हमारा मूल मान्यता। तो एरी ने बोला था कि घनत्व जो है समान है लेकिन मोटाई यानी डेप्थ अलग अलग है। प्राट ने माना था घनत्व ही भिन्न है भाई, इसी वजह से आप बैलेंस कर पाते हो। मोटाई जो है, डेप्थ जो है समान है, जिसको लेवल ऑफ कंपनसेशन बोला है इन्होंने। उसके बाद समस्थिति का तंत्र, परपटी की मोटाई में परिवर्तन, यानी कि जड़ की गहराई जो है, परपटी की मोटाई में परिवर्तन के साथ जड़ की गहराई में भी परिवर्तन आएगा। परपटी की घनत्व में परिवर्तन होता है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से ये आपके पॉइंट्स हैं। परपटी की संरचना क्या होता है, मोटाई परिवर्तनशील होती है, यानी जो उसकी डेप्थ है वो परिवर्तनशील होती है। और प्राट ने बोला था कि जो परपटी होती है उसकी मोटाई समान होती है। आइसबर्ग की कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और उसके बाद सीमाएं की बात करें तो सीमा मतलब इनकी आलोचना किस आधार पर हुई थी, घनत्व परिवर्तन को नहीं समझा पाता। देखो घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को बैलेंस करने में, केवल पर्वत और पठार नहीं, किसी भी चीज को बैलेंस करने में घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एरी महोदय जो है उन्होंने घनत्व को बैलेंस करने का कोई रास्ता नहीं बताया, जबकि डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे आप देखोगे ना, आज भी देखोगे, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, सॉरी क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है 2.9 या 3.3, मेंटल की है 5.5, इसके 11 और 13। तो आप देख रहे हो ना डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी सामान्य नहीं है, समान नहीं है। और यही चीज एक्सप्लेन करने में एरी फेल हो गए। प्राट की जो सीमाएं वो क्या थी, मोटाई परिवर्तन को स्पष्ट नहीं समझा पाता। मोटाई परिवर्तन मतलब सब जितने भी हमारे रिलीफ हैं उनकी जड़ें जो है वो ऐसा नहीं कि सेम डेप्थ पे हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी हमारे जो लैंडफॉर्म है उनकी मोटाई और उनकी चौड़ाई बिल्कुल समान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। तो यही कारण है कि आइसोस्टेसी को लेकर एरी और प्राट दोनों की थ्योरी को मान्यता नहीं मिली है। बल्कि 1933 में एक और भूवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था हिस्किनेन। उन्होंने एरी की थ्योरी और प्रैट की थ्योरी दोनों को मिलाकर अपनी थ्योरी दे दी और थोड़ी बहुत मान्यता उसको मिली है। अब हम आते हैं आपके कंक्लूजन पे। आधुनिक भूभौतिकी प्रमाण जियोटेक्टोनिक एविडेंसेस ये बताते हैं कि न तो एरी का सिद्धांत और न ही प्राट का सिद्धांत अकेले सभी स्थल रूपों की व्याख्या कर सकता है। लिथोस्फेरिक फ्लेक्चर, ये देखो एक नवीन संकल्पना है। लिथोस्फेरिक फ्लेक्चर क्या होती है, ये एक ऐसी नवीन संकल्पना है जिससे हमें ये जानने को मिला है कि जो ऊंचे लैंडफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो किस पे होते हैं, वो प्लेट पर होते हैं, वो लिथोस्फीयर पर होते हैं। तो ये जितना ज्यादा डेंस और जितना ज्यादा ऊंचे होंगे ये लिथोस्फीयर पर उतना दबाव डालते हैं और लिथोस्फीयर ऐसे थोड़ा झुक जाता है, ठीक है, ऐसे बेंड हो जाता है इसके दबाव के कारण। तो यहाँ पर भी तो डेंसिटी प्ले में आ रही है, यहाँ पर डेंसिटी भी प्ले में आ गई और यहाँ पर जो है ये क्योंकि इसकी खुद की ऊंचाई गहराई इतनी हो गई, यहाँ पर रूट कॉन्सेप्ट भी प्ले में आ गया। तो इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक फ्लेक्चर। ये भूगोल में एक नया टर्म है, इसको आप अपने आंसर में यूज करिएगा, लिथोस्फेरिक फ्लेक्चर, जो हमको ये एक्सप्लेन करता है कि नहीं ये घनत्व और रूट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके अनुसार उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके अलावा जीपीएस और ग्रेस मिशन। ग्रेस मिशन क्या है, ये क्रस्ट की असमानताओं को भी एक्सप्लेन करने का एक मिशन है। तो चार चीजें, लिथोस्फेरिक फ्लेक्चर, प्लेट टेक्टोनिक, जीपीएस और ग्रेस मिशन, ये चारों मिलकर हमको ये बताया है कि इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी ने अपना आइसोस्टैटिक बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। उसके अलावा एक और टर्म है जो अक्सर चर्चा में रखता है, उसको कहते हैं आइसोस्टैटिक रिबाउंड। आइसोस्टैटिक रिबाउंड क्या होता है, और ये मान्य टर्म है। आइसोस्टैटिक रिबाउंड ये कोई थ्योरी नहीं है, मान्य टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी पृथ्वी पर कोई परिवर्तन होता है, जैसे जैसे मान लो पृथ्वी की भार में परिवर्तन हुआ, पृथ्वी की कंपोजिशन में परिवर्तन हुआ किसी भी वजह, जैसे मान लो कि आपने पहाड़ों को काटकर वहां पर रोड बना दिया,
ठीक, आपने जंगल काट दिए पूरे, तो क्या हो, कोई एक एडजस्टमेंट तो होगा ना, नेचुरल एडजस्टमेंट। अब अर्थ का एक बैलेंस बिगड़ गया, अब अर्थ उसको पूरा करने के लिए जो प्रयास करती है, इसी को आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट या आइसोस्टैटिक रीबाउंड कहते हैं, जिसके कारण हमको अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को, जो आइसोस्टैटिक रिबाउंड है, इसको हमने फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट से भी जोड़ दिया। तो ये टर्म आप निश्चित रूप से इसको यूज करिएगा, आइसोस्टैटिक रिबाउंड, लिथोस्फेरिक फ्लेक्चर, और ये जीपीएस और ग्रेस मिशन। अब इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए इतना खास क्यों है कि आप एक सामान्य आंसर नहीं लिख के आएंगे, आप अपने उत्तर में ऐसी चीजें डालेंगे जो देखकर एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि आपका वो नंबर काट नहीं सकता, आपको एक आधा नंबर हर प्रश्न में अतिरिक्त देकर आएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग 60 के 60 दिन मेरे साथ बने रहिए, और फिर जब एग्जाम देकर आप आएंगे, जीडीसी जीआईसी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम देकर आएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, सर के साथ रहना वर्थ था। उन 60 दिनों में मैं कुछ देकर नहीं आया, बल्कि कुछ लेकर ही आया हूं। डायग्राम देख लेते हैं। एरी का ये डायग्राम है, देखो, ये पर्वत ऊंचा, इसका रूट उतना नीचे, मैदान थोड़ा सा कम ऊंचा, उसका रूट थोड़ा सा कम है। फिर उसके बाद ये जो महासागरीय बेसिन है, ये तो और नीचे है, तो इसका रूट एकदम पास में है। तो इन्होंने रूट कॉन्सेप्ट की बात की है, जितनी ऊंचाई उतना गहरा रूट। प्राट की तरफ आते हैं तो ये डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात। जितना ऊंचा भूभाग उतनी कम उसकी डेंसिटी, थोड़ा सा नीचे भूभाग मध्यम डेंसिटी, एकदम नीचे भूभाग सबसे ज्यादा डेंसिटी। तो यही जो है डेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन इसने बैलेंस किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो है आज का ये 5वें दिन का डिस्कशन समाप्त होता है, और ये मॉडल आंसर है। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जिनके कमेंट मेरे वीडियो में 60 के 60 दिन होंगे। एक अगर बच्चा होगा तो उसमें एक बच्चे को ही पीडीएफ मिलेगा। आगे चलते हैं। पीडीएफ में पर्सनली मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप लोग पीडीएफ कलेक्ट करिए, आप लोग अपने नोट्स बनाइए। फिर भी अगर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर किसी को चाहिए, तो मैं उन्हीं को दूंगा। डे 6 क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ अर्थ? डिफरेंशिएट बिटवीन सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। पृथ्वी की अंतर्जा शक्तियों से आप क्या समझते हैं? आकस्मिक शक्तियों एवं पटल विरूपणी शक्तियों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। 200 से 250 शब्द के बीच में आपको अपने उत्तर लिखने हैं। अगर आप चाहें तो एड गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लिखते रहिए, चमकते रहिए, कीप शाइनिंग, कीप राइटिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।